बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं प्राइवेट स्कूल का मुकदमा अवाम की अदालत में रखने जा रहा हूँ। ये बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आउटलाइन बताना चाहता हूँ कि आज मेरा मौजू क्या होगा। मैं सबसे पहले एजुकेशन की अहमियत पे बात करूँगा, उसके बाद मैं बात करूँगा कि हुकूमत और उसके फ़राइज़ क्या हैं, और फिर एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट स्कूलों का किरदार क्या है, उनकी अहमियत क्या है। उसके बाद मेरा मौजू होगा कि वालिदैन के मसाइल क्या हैं। इसके बाद मेरा जो नंबर 5 पे जाके जो मेरा मौजू होगा कि तलबा का मुस्तकबिल जो ख़तरे में है, उस पर हम बात करेंगे। लास्ट पे जाके हम बात करेंगे कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। मैं जावेद इकबाल आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम पर हूँ, ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। और मैं पूरी दयानतदारी से बात कहता हूँ कि मेरे वालिदैन के कंट्रीब्यूशन के बाद मेरे टीचर्स ने मेरा एम सेट किया। फ़र्स्ट ईयर में था जब मेरे प्रोफेसर ताहिर परवेज़ साहब, जो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं, उन्होंने मेरा एम सेट किया, मुझे बताया कि बेटा यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। और उस दिन से लेके आज तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए हर चैलेंज को कबूल करना, कॉन्कर द लिमिट्स करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, मुश्किल से मुश्किल चैलेंज को कबूल करके कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए से अपने टारगेट को अचीव करना मेरे लिए आसान हो गया। आज ये जितनी अचीवमेंट्स मेरे नाम के साथ एसोसिएट हैं, मैं ये कहता हूँ कि बिकॉज ऑफ माई टीचर। इसलिए आज ये बात यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले मेरा नंबर 1 टॉपिक क्या है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि एजुकेशन की अहमियत क्या होती है। हम देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, PhD कर जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं, एयरफोर्स में चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, जजेस बन जाते हैं, वो मुआशरे में रिस्पेक्ट गेन करते हैं, वो वैल्यूएबल बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड वो लोग जो एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं, आप देखते हैं कि जो लोग लगे नहीं पढ़ते वो क्या करते हैं, वो मजदूरी करते हैं, वो क्लर्क बनते हैं, वो बसें चलाते हैं, वो ड्राइवर बनते हैं। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इसे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। अब एजुकेशन की अहमियत को एक और पहराए में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक और एंगल से ये पिक्चर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मीन टू से एजुकेशन सिस्टम में तरक्की किए बगैर किसी कौम ने दुनिया में तरक्की नहीं की। मेरा ये दावा है, अगर कोई शख्स कहता है कि फ़लाँ कौम ने एजुकेशन सिस्टम को नंबर 1 किए बगैर या एजुकेशन सिस्टम में तरक्की किए बगैर तरक्की की है, तो मेरे सामने ज़रूर लेकर आएँ। कौमों की और कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में एजुकेशन का किरदार इतना ही इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एजुकेशन। एजुकेशन को जितना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही ज़्यादा कौमें और ममालिक तरक्की करते हैं। अब आज के सीन में इस वायरस की वजह से जो पूरी दुनिया के हालात हैं, इसमें देखिए फ्रांस में स्कूल खुल गए हैं, जर्मनी में स्कूल खुल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में खुल चुके हैं, इंडिया बांग्लादेश में खुल चुके हैं, चाइना में खुल चुके हैं। इवन आपके लिए सरप्राइजिंग बात होगी, यूके में 1 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 1 जून से नर्सरी से लेवल 5 तक स्कूल खुल रहे हैं और 15 जून से लेवल 6 से ऑनवर्ड स्कूल खुल रहे हैं। ये क्योंकि वो जानते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कौमों का मुस्तकबिल एजुकेशन के अंदर पोशीदा होता है। जब जापान को दूसरी जंग अजीम के बाद ये पूछा गया कि आप लोगों ने तीसरी बड़ी इकॉनमी कैसे बने दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज रह गए थे, हमने तमाम रिसोर्सेज अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लगा दिए। तो आज हम दोबारा से नंबर 3 वर्ल्ड में नंबर 3 रैंक कर रहे हैं अपनी मईशत में। आज हम सब लोग मानते हैं कि फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में नंबर 1 है। ये नंबर 1 हुआ कैसे? 1970 में वहाँ की अपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ कि हुकूमत पार्टी ए की हो या पॉलिटिकल पार्टी बी की हो, एजुकेशन के ऊपर हम सियासत नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। 50 साल की मेहनत के बाद फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में नंबर 1 रैंक कर रहा है। ये होता है एजुकेशन की अफादियत। कौमों की तरक्की का राज एजुकेशन के अंदर पोशीदा है। मेरा दूसरा पॉइंट क्या है? हुकूमत और उसके फ़राइज़ क्या हैं तालीम के फ़रोग़ के लिए। 25 आर्टिकल ए आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25A ये कहता है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हुकूमत पाकिस्तान मीन हुकूमत पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वो रिस्पॉन्सिबल हैं फ्री एजुकेशन देने के
5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों की एजुकेशन फ्री देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जब इसमें ये नाकाम हुए तो 1984 में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया। एक वैक्यूम था, गवर्नमेंट स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर मैदान में आया और अब मोर देन 90% जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेस हैं, जो पोजीशन होल्डर्स हैं, जो ऑफिसर्स बन रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस टाइम पर हमारा जो लिटरेसी रेट है उसका 60% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है। इस टाइम 2 लाख के करीब प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 2 करोड़ के करीब बच्चे इन इदारों में पढ़ रहे हैं। 20 लाख के करीब जो टीचर्स हैं या दूसरा स्टाफ है इसमें काम कर रहा है। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। जो इनडायरेक्ट है, साथ में ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, फर्नीचर बनाने वाले हैं, पेंट करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उनकी तादाद अगर मिला ली जाए तो 20 लाख और शामिल कर लें आप। इतना बड़ा रोज़गार देने के ज़रिया बन रहा है। और यहाँ पर ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इस टाइम पर दुनिया में दूसरे नंबर पर है। किस चीज़ में? बदनसीबी में। क्या बदनसीबी? 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूल गोइंग नहीं है। ऐसा मुल्क जिसका 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता और हुकूमत आईने पाकिस्तान में ये वादा करके बैठी हुई है कि हमने फ्री एजुकेशन देनी है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को उन्हें ओबलाइज करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। ये टैक्सीज़ की भरमार कर कर उसे इतना महंगा कर दिया जाए कि वो पब्लिक के ऊपर, सारा बर्डन पब्लिक के ऊपर जाएगा। स्कूल के ऊपर टैक्स लगने का मतलब है अवाम के ऊपर टैक्स लगना। ये कितनी बदनसीबी की बात है कि जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है, पूरा कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, और उसके बदले में फिर टैक्सेशन की भरमार भी है। हुकूमत उससे कमाना भी चाहती है। अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे तो कम से कम इसके ऊपर टैक्सों ना लगाएं ताकि अवाम को सस्ती एजुकेशन मिल सके। नंबर 3 पे मैंने बात करनी है प्राइवेट स्कूलों की अहमियत की। मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लिटरेसी में 60% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट स्कूलों का है। जितने पोजीशन होल्डर हैं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, बेशक आप 10 साल का उठा कर देख लें, 90 to 95% पोजीशन, चाहे वो मैट्रिक की हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट की हैं, वो पोजीशंस प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आ रही हैं। और अगर वो 5% या 10% गवर्नमेंट सेक्टर की पोजीशन है तो वो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में हैं, साइंसेस में नहीं हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें पोजीशन तमाम प्राइवेट सेक्टर्स की हैं। ये ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो किसी भी जगह से टैली किए जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर पे इस टाइम जो बहरान आया हुआ है, एक तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि एक जो स्कूल होता है वो एक मालिक का नहीं होता। उसके अंदर 30, 40, 50 लोग काम कर रहे होते हैं, 500-600 पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत से इनडायरेक्ट लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जिनके रोज़गार लगे होते हैं। तो ये कह देना कि ये सिर्फ एक मालिक का है, नहीं, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। एक स्कूल बंद होने का मतलब है 50 लोगों का रोज़गार बंद होना, 100 लोगों का रोज़गार बंद होना, 500 लोगों का रोज़गार बंद होना। अब इन हालात में, जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, अगर स्कूलों को टाइम पर ओपन ना किया गया तो इनमें 50% स्कूल बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? इसलिए कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में स्कूल कहीं भी नहीं है, एजुकेशन कहीं भी नहीं है। हर पार्टी, हर हुकूमत जब इलेक्शन लड़ती है तो ये क्लेम करती है कि हम एजुकेशन को नंबर 1 पे रखेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जब हुकूमत में आते हैं तो एजुकेशन को नंबर लास्ट पे भी नहीं रखते, माइनस में चली जाती है। अब इन हालात में अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि प्राइवेट स्कूलों को फैसिलिटेट करते, बजाय इसके एक ऑर्डिनेंस आ गया कि जी आप 20% फ़ी कम करें, सैलरी पूरी देनी है, स्कूल बंद हैं, ऑफिस खोलने की इजाज़त नहीं है। अब मुझे बताएं कि वो प्राइवेट स्कूल की इंतज़ामिया, छोटे स्कूल स्पेशली, मैं आज अपना मुकदमा लड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं छोटे स्कूलों का मुकदमा लड़ने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। वो छोटे स्कूल जिन पे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, उनके पास लोग भी वो जाते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी भी बहुत कम है,
जो इन हालात में, आज के हालात में बुरे तरीके से उनकी परचेजिंग पावर जो है वो डिस्टर्ब हुई है, वो फ़ी पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो इसके नतीजे में होगा क्या? छोटे स्कूल बंद होंगे। छोटे स्कूल बंद होने का मतलब क्या होगा? लिटरेसी रेट डाउन होगा। और आपको ये जान के हैरत होगी कि पिछले 3 साल में मुसलसल लिटरेसी रेट तेज़ी के साथ नीचे गिर रहा है। तो ऐसे में छोटे स्कूलों की सपोर्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? ओके, अगला पॉइंट है वालिदैन के मसाइल। अब जाहिर है कि जो लोअर क्लास है बुरे तरीके से मुतासिर हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने जॉब से निकाल दिया है। अब वो लोग कहाँ जाएं? सफ़ेद पोश तबका है, भीख भी नहीं मांग सकते, कहाँ जाएं? बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, कहाँ पढ़ाएं? अब उनके सर पे कौन हाथ रखेगा? उनको रिलीफ कौन देगा? वो प्राइवेट स्कूल जिसके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, या हुकूमत पाकिस्तान जिसने ये वादा किया हुआ है, ये कमिट किया हुआ है आईन पाकिस्तान में कि फ्री एजुकेशन हमने देनी है, इसके नतीजे में होगा क्या? जहालत बढ़ेगी, दहशतगर्दी बढ़ेगी, बेरोज़गारी दहशतगर्दी के बढ़ने का ज़रिया बनती है, जुराइम के बढ़ने का ज़रिया बनती है, मंशियात के इस्तेमाल का ज़्यादा ज़रिया बनती है। हर जुर्म उस मुआशरे के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है जहाँ पे जहालत पैदा होती है। तो वालिदैन के मसाइल को, वालिदैन को रिलीफ किसने देना है? अवाम से टैक्स कौन लेता है? कौन लेता है टैक्स? हुकूमत लेती है। मेरे दोस्त यूके में रहते बता रहे थे कि हमें जो हमारी सैलरी है, हमें घर बैठे सैलरी मिल रही है। जितना हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हम डिक्लेयर करते थे उतना मंथली प्रॉफिट हमें घर बैठे मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान एक एक चीज़ मिल रही है। चले अभी सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि जो आपने आईन पाकिस्तान में कमिट किया हुआ है 3-4 महीने के लिए, ये तो आप कर लें। जब हर चीज़ खुल सकती है तो प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं खुल सकते? इंडस्ट्री खुल सकती है क्योंकि आपके जहन में अहमियत है। मार्केट और बाज़ार खुल सकते हैं, मॉल्स खुल सकते हैं क्योंकि आप उसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं। डेवो चल सकती है, ट्रेन चल सकती है, एरोप्लेन चल सकती है क्योंकि आपके जहन में अहमियत है उस चीज़ की। कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो खुल सकती है, उनको आप रिलीफ भी दे सकते हैं क्योंकि आपके जहन में उसकी अहमियत है। तमाम इंडस्ट्रीज़ के रिफ़ंड 24 घंटे के अंदर आपने अरबों रुपए के रिफ़ंड जो थे आपने वापस उनके अकाउंट्स में 24 घंटे के अंदर पहुँचाए क्योंकि आपको इंडस्ट्री की अहमियत का अंदाज़ा है माय डियर। क्योंकि हुकूमत को एजुकेशन की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। मेरा जो अगला पॉइंट है, तलबा का मुस्तकबिल, हमारी न्यू जनरेशन का फ्यूचर इससे एसोसिएट कर रहा है। लोग जंगों के दौरान भी अपनी एजुकेशन को स्टॉप नहीं करते। ये थोड़ी सी सर्दी पड़ जाए तो 10 दिन की छुट्टियाँ 25 दिन पे चली जाती हैं। मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे शहर का टेम्परेचर 11 था और हमारे स्कूल बंद कर दिए गए। भाई किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो आप वहाँ पे ज़रूर स्कूल बंद करें, लेकिन जहाँ पर 11 एक कंफर्टेबल है, जैसे ही गर्मी 40 पर आती है गर्मी के नाम पे बंद कर दिए जाते हैं। प्लानिंग मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग -10 पे काम करते हैं। बहुत आसान तरीका है। गर्मियों में आप 6 बजे क्लासेस लगा लें, 7 बजे लगा लें, आप 3 घंटे के लिए स्कूल खोल लें। सर्दियों में आप ज़रूरी नहीं कि 8 बजे स्कूल खोल लें, आप दोपहर को 12 बजे खोल लें। विल होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए डेफिनेटली वो बंदा प्लानिंग मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो तो वो ये सब काम कर सकता है। और दूसरी बात, उनको इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा हो। अब बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। ये कहते हैं बच्चों को प्रमोट कर दें। ओके, प्रमोट कर दिया गया। जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? बच्चों की वो लर्निंग जो उन्होंने वो एग्ज़ाम देने के थ्रू करनी थी वो हमेशा के लिए उनकी रह गई। इन 4 माह के दौरान जो बच्चों ने पढ़ना था वो बच्चे नहीं पढ़ सके। तालीम घर बना दिया, बहुत अच्छे अटैम्प्ट की, 10% लोग भी उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। माजरत के साथ लोगों में सहूलत ही नहीं है। इनके अपने टीचर्स, गवर्नमेंट के अपने टीचर उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। पहले ट्रेनिंग तो करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ट्रेनिंग करें, लोगों को
एजुकेट करें, उसे एडवांटेज कैसे लेना है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उससे आंखें बंद कर कर अगर हम अपने आप को सेल्फ रीजनिंग के ज़रिए से सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो ठीक है, आप खुश हो, लेकिन याद रखना चंद साल के बाद आप ही लोगों को फिर अवाम का सामना करना पड़ेगा। और हमारी अवाम चीज़ें भूलती नहीं है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग रहा है। मैं पूरी अवाम से इल्तमास करूँगा कि वो इस धोखे में मत रहें। अगर उनके बच्चे 6 माह के अंदर, बिल्कुल मैं बहैसियत टीचर बीइंग एन एजुकेशन इसे जानता हूँ कि अगर 1 हफ़्ते की बच्चा छुट्टी करता है तो 1 हफ़्ते को रिकवर करने के लिए हमें 1 महीना मेहनत करनी पड़ती है। और 6 महीने के गैप के बाद जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो हमें पता है कि हमें 4-5 साल पीछे बच्चा चला जाएगा। ये अंदाज़ा नहीं है लोगों को। इसलिए अपने बच्चों को कुछ बनाना है तो खुदारा उनके एजुकेशन को अहमियत दें, उनके लिए अहमियत दें। और वो प्राइवेट स्कूल जो कि दयानतदारी से काम कर रहे हैं उनका हाथ बने, उनका साथ दें। मैंने 23 साल से एक जिहाद कर रहा हूँ, एक जंग लड़ रहा हूँ। टीचर से कहता हूँ कि अच्छा टीचर बनने की कोशिश करें और रिस्पेक्ट को अर्न करें। ये मुक़द्दस पेशा है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है। बच्चों से कहता हूँ टीचर की रिस्पेक्ट करें तो आप दुनिया में हाई अचीवर बन सकते हैं। पेरेंट्स से कहता हूँ कि ख़ुद भी टीचर की रिस्पेक्ट करें, बच्चों को भी टीचर की रिस्पेक्ट करने के लिए दर्स दें। और आज मैं हुकूमत से कह रहा हूँ कि वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हाथ रखे शफ़क़त का, सरपरस्ती करे, आंखें बंद ना करें। सिर्फ 2% बड़े सिस्टम हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, 2%। 98% सिस्टम वो हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मास्टर किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, बच्ची थी, जॉब नहीं मिली, भाई कोई नहीं था, पेरेंट्स से पैसे लिए, जेवर बेचा, उधार लिया, मिलजुल के छोटा सा स्कूल बना लिया, चिराग से चिराग जलाना शुरू कर दिए, एजुकेशन इम्पार्ट करना शुरू कर दी। 500 रुपये फ़ीस में, 1000 रुपये में, 2000 में, 2500 में, 3000 में। ज़्यादातर स्कूलों की तादाद ये है, क्योंकि आज मेरा केस ही छोटे छोटे स्कूलों का मुकदमा है, बड़े स्कूलों का मुकदमा नहीं है। मैं छोटे स्कूलों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बसीरत ये कह रही है कि बंद हो जाएंगे और इसके नतीजे में जहालत आएगी, जहालत के नतीजे में जुराइम आएंगे, दहशतगर्दी आएगी और हमारी बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। बहुत से नौजवान ऐसे थे जिनको जॉब नहीं मिली। मैं इस हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहराना चाहता, ज़ाहिर है 35 साल से काम हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। तो जब जॉब नहीं मिली तो उन्होंने कहा चले हम पढ़े लिखे हैं, पैसे इकट्ठे किए, 10 मरले का 15 मरले के एक कनाल का स्कूल खोल लिया और बहुत थोड़ी फ़ीस पर उन्होंने एजुकेशन देना शुरू कर दी, चिराग से चिराग जलाना शुरू कर दिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो छोटे स्कूलों से डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आर्मी ऑफिसर्स बन गए, एडवोकेट और जजेस बन के बैठे हुए। तो हमें बजाय उनको हम सैल्यूट करें, हम उन्हें माफिया कहते हैं। मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं बाय चॉइस टीचर हूँ, सारी ऑप्शन छोड़कर इस फील्ड में आया था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हर ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। मेरे दिल के अंदर एक चुभन है, मुझे एक तकलीफ़ महसूस हो रही है कि जहाँ पर बड़े इतनी ओपनली बिला तफरीक चेहरे, जो अच्छा है उसे अच्छा कहें, जो बुरा उसे बुरा कहें, सबको माफिया कह देना, ये कहाँ का इंसाफ है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एजुकेशन को बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, मैं ऑप्शन देता हूँ क्या होना चाहिए। ये कहते हैं जी स्कूल खोलने से वायरस बढ़ जाएगा, बीमारी हो जाएगी। पहले तो जो इंटरनेशनल रिसर्चेस हैं इसके अगेंस्ट हैं, वो कहती हैं 16-17 साल की उम्र तक के बच्चों में इस वायरस से लगने चांसेस ना होने के बराबर हैं। नंबर 1 यही वजह है कि उन्होंने स्कूल ओपन कर दिए हैं। यूके स्कूल ओपन कर रहा है, नर्सरी से लेवल 5 तक पहले कर रहा है, 15 जून से ओपन कर रहा है लेवल 6 टू ऑनवर्ड। क्या मतलब? छोटे बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, ये वायरस लगने के चांसेस नहीं हैं। चलिए जी, आप मान लेते हैं कि आपको बहुत केयर है, बच्चों की भी, वालिदैन की भी, टीचर्स की भी। आपने अभी ट्वीट किया है कि जी हम अपने टीचर की ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, हमें बच्चों की ज़िंदगी बहुत प्यारी है। फिर एक काम करते हैं, मैं आपको 3 सोल्यूशन देता हूँ।
हम वालिदैन की फ़ीसें माफ़ कर देते हैं। आप हमारे 3 खर्चे गवर्नमेंट जो है इस दौरान पे करना शुरू करें। सिर्फ 3 खर्चे, हमारे स्टाफ की सैलरी दें, हमारे बिल्डिंग के रेंट दें और तमाम किस्म के टैक्सेस जो हैं, तमाम किस्म के टैक्सेस हमें माफ़ कर दी जाएँ। हम कोई भी फ़ी पेरेंट्स से लेने के तैयार नहीं हैं। हम आपसे ज़्यादा हमदर्द हैं अवाम के। आपको पता है कि 20% की रिडक्शन कोर्ट में जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है। आप अवाम को, पेरेंट्स को और स्कूलों को लड़ाना चाहते हैं। अगर आपने रिलीफ देना था तो आप कहते हैं हम फ़ी पे करेंगे। आए, मैं ऑप्शन 2 देता हूँ आपको, 50% फ़ी वालिदैन पे करें और इसके बदले में गवर्नमेंट क्या करें, वो हमें 50% हमारी सैलरी स्टाफ की पे करे, हमारा रेंट 50% पे करे और तमाम किस्म के टैक्सेस माफ़ कर दिए जाएँ। हर सुनने वाला पर्सन ये कह रहा होगा कि बहुत लॉजिकल है। ये होती है हमदर्दी। हमारे टीचर से अगर आप इनको हमदर्दी है तो फिर आएँ, हमारे बच्चों से हमदर्दी है, आवाम से हमदर्दी है तो आएँ, कोई ऐसी सोल्यूशन निकालें जो वाकई पता चले कि हमदर्दी वाली बात है। कितने टीचर हैं जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। मुल्तान में एक टीचर ने 4 महीने की सैलरी ना मिलने पर खुदकुशी कर ली। उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि अगर मेरे दौरे खिलाफत में एक कुत्ता भी दरिया के किनारे में मर गया भूख से तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल है टीचर की खुदकुशी का? जब छोटे स्कूलों पे फ़ी नहीं आएगी तो पे कहाँ से करेंगे? माय डियर, तीसरी सोल्यूशन क्या है? अगर आप फ़ी नहीं दे सकते, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, टीचर को सैलरी नहीं दे सकते, रेंट नहीं दे, मैं स्कूल मालकान के लिए कुछ नहीं मांग रहा, हम भूखे गुजारा कर लेंगे। अल्लाह का शुक्र हमारे पास है। अगर किसी पर नहीं भी है तो हम उनकी आपस में मदद कर देंगे, आप तक नहीं आने देंगे। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उन बिल्डिंग ओनर्स की बात कर रहा हूँ जिससे बहुत सी बेवा भी हैं, जिनका रोज़गार ही किराए से चलता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर ये सब कुछ आपके लिए मुमकिन नहीं है तो फिर आप 15 जून से पहले SOPs के तहत तमाम प्राइवेट सेक्टर को, स्कूलों को ओपन करें, क्योंकि मैं ये दावे से बात कहता हूँ कि ना बाज़ारों में आप SOPs फॉलो करवा सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है। ना आप डेवो में करवा सकते हैं, ना आप ट्रेन में करवा सकते हैं, ना बसेस में करवा सकते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा SOPs फॉलो हो सकते हैं वो जगह स्कूल हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, हमारे ऊपर पहले ही इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, वो सारे SOPs फॉलो करते हैं। आवाम से आज एक और बात कहना चाहता हूँ। हमें ये कहते हैं कि 5 से 8% फ़ीस बढ़ाएं, हुकूमत हमें कहते हैं 10% बच्चे फ्री पढ़ाएं, और टैक्सेस हमारे ऊपर कितने बढ़ते हैं ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है। डियर आवाम, डियर पब्लिक, आप जानते ही नहीं हैं। आप यकीन जानिए हर साल डबल हो रहे टैक्सेशन। तकलीफ़ है मुझे कि वो टैक्सेशन फिर ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली पब्लिक के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है, वो आवाम को पे करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा ना करें। ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है, इसे खुदारा डूबने से बचाएं। सोचिए इसके बारे में। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वहाँ वज़राए आला से और स्पेशली चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मैं इल्तमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए, 20 लाख लोगों को बेरोज़गार होने से बचाया जाए। और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो 3 सजेशन दी है, गवर्नमेंट इस 3 में से किसी एक सजेशन पर आएगी, और नहीं तो वो स्कूल खोलने की इजाज़त देगी। जज़ाकल्लाह।